मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है बस। हम लोग उसी रिएक्शन को लेके चलेंगे। सबसे पहले N2 प्लस 3H2, ये हमारे पास मिलके बनाते हैं 2NH3। अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि राइट द केसी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग द वॉल्यूम फैक्टर। ये आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो आप लोगों को वॉल्यूम फैक्टर इन्वॉल्व करते हुए इसके बारे में लिखना आना चाहिए कि हम लोग इसको जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है कि जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हो। मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से मुराद ये होता है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब आप लोगों के पास अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो सपोज करें जो N2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास मैक्सिमम होती है एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। N2 की कंसंट्रेशन सपोज करें, हमने कहा कि हमारे पास कंसंट्रेशन A थी, जो हमारे पास H2 है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास B थी। ये हमारे पास हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिख ली। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन हमारे पास अमोनिया भी बना ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास जीरो होती है। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने कंसंट्रेशन लिखनी होती है एट टाइम टी इज इक्वल टू टाइम इक्विलिब्रियम के। अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन जो है वो बन चुकी होती है। और कितनी कंसंट्रेशन बनती है वो याद रखिएगा। हमारे पास हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्स कंसंट्रेशन बनती है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी कंसंट्रेशन होगी आपने देखना है कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितनी है। यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे 2x जो है वो पुट कर देंगे। सपोज करें मैं कहता कि आप लोगों के पास 3NH3 बने हुए हैं, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना था 3x। मतलब सबसे पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट्स के लिए x लिख लेना है। फिर आपने देखना है कि उसके मोल्स कितने हैं, जितने भी मोल्स होंगे आपने सिंपली वो वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे 2NH3 बना था तो मैंने 2x पुट कर दिया। अगर सिर्फ 1 मोल ऑफ अमोनिया होता तो मैं यहाँ पे 1x लिख देता। अगर मेरे पास यहाँ पे मोल्स होते 3NH3 तो मैं यहाँ पे 3 जो है वो 3x था वो पुट कर देना था। मतलब जितने भी आप लोगों के पास मोल्स होते हैं आप लोगों ने वो लिखने हैं। अब हम लोग रिएक्टेंट्स की तरफ आते हैं। रिएक्टेंट्स के केस में आप लोगों ने जितने भी रिएक्टेंट इनिशियल होंगे उनमें से x को माइनस करना है। और कितने x माइनस करने हैं डिपेंड अपॉन आप लोगों के पास रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। लाइक देखें यहाँ पे N2 लिखा है, N2 के कितने मोल है हमारे पास? सिंपल 1 मोल है, तो हम लोग लिखेंगे A-1x या फिर सिंपली A-x लिख देंगे। इसी तरह से H2 के ऊपर आए तो B-x तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन x कितना आएगा डिपेंड अपॉन इसके नंबर ऑफ मोल्स कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B-3x जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक लग गई समझ? जी सर। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है बाय इन्वॉल्विंग द वॉल्यूम फैक्टर या फिर डिवाइडिंग द होल कंसंट्रेशंस ऑन वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम से जो है वो इनको डिवाइड कर देंगे। तमाम की तमाम कंसंट्रेशंस को हमने सिंपली वॉल्यूम के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। फिर आप लोगों ने लिखना है केसी का एक्सप्रेशन। केसी का एक्सप्रेशन इसके लिए क्या है, हमारे पास NH3 ट्वाइस आ जाएगा डिवाइडेड बाय N2 आ जाता है, और उसके बाद H2 की पावर जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास केसी का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आपने सिंपली अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे देखें NH3 की कंसंट्रेशन क्या है, 2x/v है। तो हम लोग इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे 2x/v, और हमारे पास इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। हमने यहाँ पे स्क्वायर पुट कर दिया डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन क्या है, A-x/v, तो वो हमने लिख देना A-x/v मल्टीप्लाइड बाय H2 की कंसंट्रेशन क्या है, वो हमारे पास है B-3x/v, तो वो हमने लिख दिया कि B-3x/v जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। इसकी पावर जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगी। क्यों 3 आएगी? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो 3 लिखा हुआ है। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 2x का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर होगा तो हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय A-x को हमने एच ही लिख लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये भी हमने एच ही लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास B-3x/v का क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे कि B-3x का क्यूब, आप लोगों ने अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, सिंपली इसी तरह से लिख लेना है कि B-3x का क्यूब डिवाइडेड बाय v का जो है वो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v क्यूब है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v की पावर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये डिवीजन है। जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि हम लोग इधर डिवीजन के जो राइट साइड पे होते हैं ना हमारे पास फैक्टर्स, हम लोग उनको उलट कर देते हैं। मतलब नीचे वाली चीज़ों को ऊपर लिख लेंगे, ऊपर वाली को नीचे लिख लेंगे।
तो ये V1 इंटू V3 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो V की पावर 4 आया था, तो अब हम लोग V की पावर 4 को ऊपर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स इंटू B माइनस 3x का क्यूब जो है ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे V का स्क्वायर है, यहाँ पे V की पावर 4 है, तो ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। मतलब अब जो आप लोगों के पास फैक्टर बचेगा वो 4x स्क्वायर, ये V+2 ऊपर जाके माइनस हुआ था तो V4 -2 आप लोगों के पास V का स्क्वायर बच जाएगा। या फिर सिंपली ये समझ लें कि ऊपर V की पावर 4 था, नीचे V की पावर स्क्वायर था, हमने 2V जो है वो यहाँ से 2V से काट दिया, पीछे V स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स और B माइनस 3x का क्यूब, ये आप लोगों के पास जो है वो केसी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द वॉल्यूम फैक्टर जो है वो आप लोगों के पास केसी का एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है। इमन आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग एक और रिएक्शन लिखते हैं, आपने खुद ही से सोल्व करवाना है। हम लोग कहते हैं कि H2 प्लस F2 टू HF। अच्छा, गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, सिर्फ हम लोग सीख ही रहे हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर कंसंट्रेशन लिखनी होती है। H2 की कंसंट्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे? पहले ए लिखेंगे, इसके नीचे F2 के नीचे B। H2 के नीचे A लिख लेंगे, F2 के नीचे हम लोग B लिख लेंगे, HF के नीचे 0। फिर हम लोग लिखेंगे टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम के ऊपर। यहाँ पे 2x हमारे आएगा। पास HF की जगह पे हम लोगों ने x लिखना है, चूंकि हमारे पास 2 मोल्स हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 2x पुट कर देंगे। H2 का क्या आएगा? A माइनस एक्स, A माइनस 2x नहीं आएगा? नहीं, मोल एक ही है। ठीक है। F2 का? B माइनस एक्स, एक मोल है। फिर हम लोग लिखेंगे बाय डिवाइडिंग द होल कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, तो हम लोग इनको सिंपली सभी को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों ने सभी को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया है। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। इमन आप माइक अनम्यूट करें। जी सर। यहाँ पे लिखवाएं केसी का एक्सप्रेशन। HF पावर 2 जी, उसके बाद डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, मतलब इसकी पावर नहीं आएगी, H2 ऐसे ही आ जाएगा, और फ्लोरीन। नेक्स्ट। अब जल्दी से इनकी कंसंट्रेशन बताएं। HF की कंसंट्रेशन क्या है? 2x ओवर V। जी, इसकी पावर आएगी कोई? डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन क्या है? A माइनस एक्स ओवर B। F2 की है B माइनस एक्स ओवर B। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है ये v स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले फैक्टर्स को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो नीचे वाले v और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास b माइनस एक्स है। यहाँ पे v स्क्वायर जो है वो v स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है वो आप लोगों के पास फाइनल केसी एक्सप्रेशन आ जाता है इन्वॉल्विंग द वॉल्यूम फैक्टर। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर है। पीएच कैलकुलेशन करनी है कि सबसे पहले कहता है कि 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HCl। अच्छा, ये पेज स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को डिसोसिएशन जो है वो करवाना बताना चाहता हूँ कि हम लोग
लाइक हमारे पास HCl है ना, हम लोग इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास आगे चीज़ कौन सी बनेगी, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो हमारे पास कितना आता है। बच्चे यहाँ पे 3 चीज़ें जो है वो हम लोग लर्न करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आते हैं कि हमारे पास आयंस कौन कौन से बनते हैं। नंबर 2 हम लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑन आयंस के कितने बनते हैं। नंबर 3 पे हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा उन आयंस के ऊपर। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, वहाँ पे भी ये चीज़ काम आनी थी, लेकिन नेक्स्ट अगर अल्लाह करे आप लोग MD कैट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा। अच्छा, हम लोगों ने जब HCl को डिसोसिएट करते हैं ना तो सबसे पहले देखने हैं आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कैटाइन होते हैं, दूसरे हमारे पास एनाइंस होते हैं। याद रखिएगा जो कैटाइन होते हैं वो हमेशा पहले लिखा जाता है और एनाइन जो है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है। लाइक आप लोगों ने जितने भी आयनिक कंपाउंड पढ़े होंगे ना, हम लोग NaCl पढ़ते हैं, NaCl में सोडियम कैटाइन होता है, क्लोरीन एनाइन होता है। हम लोग हमेशा कैटाइन पहले लिखते हैं, एनाइन बाद में लिखते हैं। हम लोग HCl लिख रहे हैं, HCl में हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग कैटाइन को पहले लिख रहे हैं, हम लोग जो है वो एनाइन को बाद में लिख रहे हैं। कोई भी हो, हम लोग H2SO4 लिखते हैं, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग कैटाइन को हमेशा पहले लिखते हैं, एनाइन को बाद में। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट पता लग गया कि HCl में हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास कैटाइन होगा, हम लोग H के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन के ऊपर जो है वो हम लोग नेगेटिव चार्ज है वो पुट कर देते हैं। तो पहली चीज़ ये होगी कि हम लोगों ने कैटाइन को क्या करना है, हम लोगों ने कैटाइन को जो है वो पहले लिख लेना है और जो हमारे पास एनाइन होगा हम लोग इसको जो है वो बाद में लिख देते हैं। तो पहली चीज़ आप लोगों को पता लग गई कि आइंस हम लोगों ने लिखने होते हैं पहले कैटाइन, उसके बाद जो है वो हम लोग एनाइन लिखते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है नंबर ऑफ मोल्स, कि ये जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बने हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, लाइक H पॉजिटिव कितने बने और क्लोरीन कितने बने। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू देयर सबस्क्रिप्ट। नंबर ऑफ मोल्स ये इक्वल होते हैं किस चीज़ के, सबस्क्रिप्ट के। लाइक यहाँ पे सबस्क्रिप्ट से क्या मुराद होता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास, मैं कहता हूँ हमारे पास H2 है, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो H2 में हाइड्रोजन का जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मेरे पास O3 है, तो यहाँ पे जो ओजोन है इसका सब्सक्रिप्ट कितना है, हम ऑक्सीजन जो है इसका सब्सक्रिप्ट जो है वो हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर आए HCl था, H के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, मीन से यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन जो है वो एक ही बनेगा। इसी तरह से जो क्लोरीन है इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्लोरीन का आयन जो है वो हमारे पास 1 ही बनेगा। तो जो दूसरी चीज़ है आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल होते हैं किस चीज़ के, इक्वल टू देयर सबस्क्रिप्ट के। जो आयंस बनते हैं उनके सबस्क्रिप्ट कितने होते हैं, उनके इक्वल होते हैं। तीसरी चीज ये आती है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मुराद ये है कि जो H पॉजिटिव बना है, आया इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, +2 होगा, +3 होगा, कौन सा चार्ज होगा। तो सिंपली इसका रूल ये होता है कि आप लोग ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से रूल से क्या मुराद है कि जो हमारे पास कैटाइन का सबस्क्रिप्ट है आप लोग उसको एनाइन के ऊपर लिख देंगे, और जो एनाइन का सबस्क्रिप्ट है आप लोग उसको लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास HCl है ना, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे होता है H2Cl, सिर्फ सपोज करने के लिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होना था कि हमारे पास एक हाइड्रोजन बनना था और दूसरा क्लोरीन बनना था। हमने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है। वो क्या है कि जो हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट है ना, मतलब जो कैटाइन का सबस्क्रिप्ट है, आप लोग उसको उठा के एनाइन के ऊपर ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आना था वो -2 आना था, और क्लोरीन के साथ 1 है तो आपने इस 1 को उठा के H के ऊपर लेके जाना था, तो इसके ऊपर जो चार्ज आना था वो +1 आना था। यहाँ पर आ जाए दोनों के नीचे 1 1 है, मीन टू से इस 1 को उठा के आप लोग इस क्लोरीन के ऊपर ले जाएंगे और इस 1 को उठा के आप लोग हाइड्रोजन के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी +1 चार्ज आएगा और यहाँ पे भी +1 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो डिसोसिएशन करनी आ जानी चाहिए। ये तो हमारे पास सिंपल था ना, HCl था, हमें पता था। लेकिन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे BOH2 को, हम लोग इसी के थ्रू जो है वो देखेंगे। इस तरह से H2X है, फिर NH4OH को देखेंगे। तो इनको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। सिंपली मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से डिसोसिएट करना होता है। सबसे पहले आइंस बनाने होते हैं, फिर आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बाद जो सबसे लास्ट पे आप लोगों ने चीज़ देखनी होती है वो हमारे पास ये होता है कि आपने उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को जो है वो देखना होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, HCl को डिसोसिएट किया। तो ये था हमारे पास HCl, हमने इसको डिसोसिएट किया तो हमारे पास क्या बना, H पॉजिटिव बन गया प्लस
क्लोराइड आयन जो है वो हमारे पास बन गया। इसमें भी वही रूल होता है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन कितनी थी, वो 10⁻⁻⁴ थी, लेकिन H पॉजिटिव की भी 0 थी और क्लोरीन की भी 0 है। लेकिन जब टाइम t इक्वल टू मतलब जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर चुका होता है, फिर हमारे पास क्या होता है कि जितने आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है ना, वही आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन चुकी होती है। लाइक HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ थी, तो डिसोसिएशन के बाद हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो भी 10⁻⁻⁴ होगी, और इसी तरह से क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी जो है वो हमारे पास 10⁻⁻⁴ होगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या आ जाती है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो आप लोगों के पास आ जाती है 10⁻⁻⁴। अच्छा, मैं यहीं पे नेक्स्ट चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। सपोज करें आप लोगों के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के आयंस बन रहे होते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सपोज करें आप लोगों के पास यहाँ पे हाइड्रोजन के आयंस होते 2, तो आप लोगों के पास ये जो कंसंट्रेशन है ना 10⁻⁴, आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई लाजमी तौर पे करना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास 1 ही था तो हमने इसको किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को चीज फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली यही लिखा कि H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁴ है। फिर आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट के बाद टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप लोगों ने दोनों साइड पे जो है वो नेगेटिव लॉग लिया है। जब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल होगा किस चीज के, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास पीएच के इक्वल होता है, हमने सिंपली यहाँ पे पीएच लिख लिया। यहाँ पे देखें नेगेटिव लॉग इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, जब भी 10 होती है ना कोई भी, तो मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि आपके पास ये जो भी पावर होगी आपने इस पावर को उठा के लॉगरिथम से जो है वो पहले लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव जो पहले से मौजूद है नेगेटिव लॉग, वो हम लोगों ने नेगेटिव लिखा, -4 को उठा के हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया -4 इंटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 की वैल्यू याद रखिएगा 1 होती है, आप लोगों के पास वहाँ पे कैलकुलेटर भी होंगे, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। तो 4 इंटू log ऑफ 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो इसकी जो पीएच है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये आप लोगों के पास जो है वो आंसर निकल आएगा यहाँ पे। ये तो था अगर आप लोगों को पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर एमडी कैट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, इसको ना मतलब विद इन 1 सेकंड जो था वो हम लोग सॉल्व कर सकते थे। इसका शॉर्ट कट ये होता है या शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है ना, लाइक हमारे पास HCl, कहता है आपके पास अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो, लाइक हमारे पास HCl है, हम लोग कहते हैं HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो, तो याद रखिएगा उसकी पीएच बराबर होती है, यहाँ पे आपके पास 10⁻, जितनी भी माइनस के अंदर होगी ना उतनी ही पॉजिटिव के अंदर उसकी पीएच होती है। लाइक 10⁻⁴ था ना HCl, तो हमारे पास पीएच कितनी आई, हमारे पास 4 आई। अगर मैं यहाँ पे लिखता 10⁻³ की वो बताएं, तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पे पीएच जो थी वो 3 होनी थी। अगर 10⁻² होता तो फिर भी आप लोगों के पास जो है पीएच जो थी वो 2 आनी थी। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होती है शॉर्ट ट्रिक जब आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही हाइड्रोजन मौजूद था, तो सिंपली इस तरह से भी हम लोग बता कर सकते थे कि इसकी पीएच जो है वो हमारे पास 4 आएगी, या 10⁻² होता तो 2 आ जानी थी। लेकिन अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन ना हो, 2 हो, लाइक H2SO4 हो जाता है, इसी तरह से H3PO4 होता है, फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड हो तो आप लोग उसको इस तरह से सिंपली ट्रिक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 आ जाता है। यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछे, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। नो सर। ये क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब नेक्स्ट एसोसिएशन आप लोगों ने खुद ही करवानी है मुझे, 1 मिनट रुकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है 10⁻⁻⁴ है और BaOH ट्वाइस है। 10⁻⁻⁴ है कंसंट्रेशन और है क्या, BaOH ट्वाइस। जल्दी से मुझे BaOH ट्वाइस है वो डिसोसिएट करवाना है आप लोगों ने। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे BaOH ट्वाइस, हमने इसको करवाना है डिसोसिएट। पहले हम लोग लिखते हैं आइंस, तो इसमें कैटाइन कौन सा होगा, एनाइन कौन सा होगा। BA कैटाइन में होगा। जो पहले है Ba वो हमारे पास कैटाइन है, हम लोगों ने यहाँ पे Ba लिखना है, इसके ऊपर
प्लस पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब ये कैटाइन है। और एनाइन कौन सा होगा? 2OH माइनस। नहीं 2OH नहीं, यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं अभी कैटाइन पूछ रहा हूँ ना, एनाइन पूछ रहा हूँ। तो आपने कहना कि हमारे पास OH नेगेटिव जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनाइन। मतलब जो पहली चीज हम लोगों ने ये लिख ली कि कैटाइन और एनाइन। फिर दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स देखने होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इनके सब्सक्रिप्ट के इक्वल होते हैं। इमन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे BA का सब्सक्रिप्ट क्या है और OH का सब्सक्रिप्ट क्या है? BA का 1 और OH का 2। तो ये हमारे पास इनके सब्सक्रिप्ट आ जाते हैं, मतलब हाइड्रोक्सल के 2 आयंस बन रहे हैं और BA का 1 आयन बन रहा है। और इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे चार्जेस के? BA के ऊपर क्या आएगा और OH के ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा BA के ऊपर। जी, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। लाइक यहाँ पे देखें कि जो OH के नीचे 2 था, तो आप 2 को उठा के BA के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे BA के ऊपर आ जाएगा, मतलब BA के ऊपर +2 आ जाएगा। और जो हमारे पास BA के नीचे 1 था, आप लोग उसको उठा के OH के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। या फिर सिंपली इस तरह से भी देख लें कि जो एनाइन के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव के इक्वल होते हैं, और जो कैटाइन के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन के। तो ये आप लोगों के पास जो है डिसोसिएशन हो चुकी है। फिर अब आप लोगों ने कहना है कि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10⁻⁻⁴ किसकी थी? BOH ट्वाइस की। ये हमारे पास 0 था, तो ये भी हमारे पास क्या था? ये हमारे पास 0 ही कंसंट्रेशन थी। फिर हमने कहा कि जब ये डिसोसिएट हो चुका है, जब ये डिसोसिएट हो चुका है, तो अब BA+2 की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁴ है, और जो हमारे पास OH -1 है इनकी कंसंट्रेशन भी कितनी है? 10⁻⁴। लेकिन यहाँ पे देखें कितने 2 नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं। मीन से हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या है? वो हमारे पास 2 × 10⁻⁴ जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन होगी। इस चीज की लगे समझ? क्लियर है। जी सर। फिर अब हम लोगों ने लिखना है हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। आपने पीएच और पीएच में दो ही चीजों को जो है वो देखना होता है, या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग हाइड्रोक्सल को देखते हैं। आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है 2 × 10⁻⁴। फिर हम लोग लिखेंगे बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। में यहाँ पे लिख नहीं रहा, वो आप लोगों ने खुद ही लिख लेना है। हम लोग नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन लिख लेते हैं। इसी तरह से नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴ जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब देखें नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन ये इक्वल होता है POH के। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या कर लिया, POH लिख दिया। यहाँ पे एक रूल लगता है मैथमेटिक्स का, आप लोगों ने 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर 3rd यूनिट के अंदर लॉगरिथम का एक रूल पढ़ा था। वो ये था, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर log A × B के इक्वल हो, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि log A + log B। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसकी जगह पे आप लोग प्लस लिख सकते हैं दोनों के साथ log लिख के, और अगर यहाँ पे डिवीजन होती है तो फिर आप लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा कि log आके जो पावर है हमारे पास, जो वैल्यू है उसके अंदर जो है वो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव log ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्रॉस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। लेकिन याद रखें हम लोग नेगेटिव लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करें ना, तो फिर हमारे पास नेगेटिव लॉग को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴ के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ आ जाएगा। जल्दी से नेगेटिव लॉग ऑफ 2 की वैल्यू देखें क्या है, या लॉग ऑफ 2 की। वैसे log ऑफ 2 की वैल्यू आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। अभी तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे ना, लेकिन जब MD-CAT वगैरह करते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते, तो आप लोगों ने थोड़ी सी वैल्यूज खुद ही याद करनी होती हैं। तो log ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3 होती है, ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं कि log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3 है, तो ये हमारे पास -0.3 आ जाएगा। प्लस अगेन वही रूल आ गया कि log 10⁻⁴ वाला, तो आप लोगों ने क्या करना है कि -4 को उठा के log से पहले लेकर आना है। तो ये जो नेगेटिव पहले से मौजूद है हम लोगों ने वो नेगेटिव लिखा, फिर -4 को उठा के log से पहले लेकर आना है, तो हमारे पास -4 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय log × 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, -0.3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इंटू log ऑफ 10 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 ही होती है। तो -0.3 + 4 आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 3.7 आ जाता है। ये क्या निकला है, ये POH निकली है। क्वेश्चन के शुरू में उसने कहा क्या क्या कहा है कि pH बतानी है, तो सिंपली फार्मूला लिखेंगे कि pH + POH जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 14 के, और जो pH है वो इक्वल होगी 14 - POH के।
तो पीओएच की वैल्यू हमारे पास 3.7 है, तो 14 माइनस 3.7 आपके पास आंसर जो है वो 10.3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलें जी, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इस तरह से है, अब हमारे पास है डिसोसिएशन। जो पहले दो थे ना, लाइक POH2 और HCl, ये 100% डिसोसिएट होते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा था। अब जो हमारे पास एग्जांपल है, कहते हैं ये हमारे पास परसेंटेज डिसोसिएटेड है, मतलब ये 100% डिसोसिएटेड नहीं है। मैं बताता हूँ इसे सोल्व कैसे करना है। इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप जो है वो इजाफी होगा। कहता है कि हमारे पास 1 कंसंट्रेशन है किसकी, H2X की, और वो कितने परसेंट डिसोसिएट है, वो हमारे पास 50% डिसोसिएट है। अब इसे सोल्व करते हैं। जब आपके पास आ जाएगा ना ऐसे 50% डिसोसिएट है, 70% डिसोसिएटेड है, 80%, 90%, मतलब 100% ना हो, जो मर्जी साथ में लिखा हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने डिसोसिएशन को ही जो है वो सोल्व करना होता है। लाइक यहाँ पे देखिए उसने कहा कि 50% डिसोसिएट है। मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ कि अगर 50% बोला है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय GC से मुराद है गिवन कंसंट्रेशन। हमें यहाँ पे गिवन कंसंट्रेशन कितनी है, 1। आपको जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन होगी, यहाँ लाइक हमें यहाँ पे 1 गिवन है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, तो ये आप लोगों के पास 5/10 या फिर 0.5 जो है वो आप लोगों के पास कंसंट्रेशन आ जाती है। अब याद आप लोगों ने क्या रखना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये कंसंट्रेशन जो डिसोसिएशन थी उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये जो आपके पास कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगी ना, अब ये ओरिजिनल में आपके पास कंसंट्रेशन है रादर देन दिस, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। ये आप लोगों के पास अब कंसंट्रेशन नहीं है। जब आपने अब नेक्स्ट कैलकुलेशंस करनी है तो आपने इसकी बेस के ऊपर करनी है। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जो भी आपको डिसोसिएशन गिवन होगी, लाइक यहाँ पे 50% है तो आपने 50/100 किया। अगर मैं कहता कि 20% है तो आपने 20/100 करना था। अगर मैं कहता 30% है तो आपने 30/100 करना था। मतलब जितनी भी आपको परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन होगी, आपने उसको डिवाइड करना है 100 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय गिवन कंसंट्रेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमने यहाँ पे वो किया, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.5 मोलर आ जाता है। अब नेक्स्ट वही सारे का सारा स्टेप है जो हमने पीछे किया है। हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, H2X है। इसको फौरी तौर पे हम लोग डिसोसिएट करेंगे। डिसोसिएट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। हमारे पास कैटाइन कौन सा है, वो H पॉजिटिव है। एनाइन कौन सा है, वो हमारे पास X नेगेटिव है। ये हम लोगों ने लिख लिया। इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हाइड्रोजन के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 9 बन रहे हैं। X के साथ 1 है तो हमारे पास 1 मोल ऑफ X बन रहा है। अब इनके नंबर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेंगे, मतलब X का जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास +1 आ जाएगा, और जो 2 है वो X के ऊपर चला जाएगा, मतलब -2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो है वो इनकी डिसोसिएशन हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी हमने वही पुट की थी 10⁻⁴। अब यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि जो हमें ओरिजिनल कंसंट्रेशन वो पुट करेंगे, नहीं। अब हमने जो डिसोसिएट करने के बाद कैलकुलेट की 0.5 मोलर, हम लोग यहाँ पे वो पुट करेंगे। हमारे पास 0.5 मोलर है। जब स्टार्ट के ऊपर था तो ये भी 0 थी, ये भी 0 थी, लेकिन बाद में इसकी भी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या है, 0.5 मोलर। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के आयंस देखें कितने हमारे पास, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आयंस है वो हमारे पास 2 बन रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल आ रही है, 2 × 0.5 आप लोगों के पास ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। फिर आप लोगों ने लिखना है बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, सिंपली इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव ये pH के इक्वल आ जाएगा। और याद रखिएगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आपके पास जो pH की वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब सिंपल है, ये सारी की सारी वही कैलकुलेशन है। फर्क कहाँ पर आया कि जो आपको डिसोसिएशन गिवन थी वो आप लोगों ने सबसे पहले सोल्व कर ली, वो 50% उसने कहा था, तो आपने इसको सोल्व किया 50/100 इंटू जो भी आप लोगों के पास गिवन कंसंट्रेशन थी उसके साथ किया, तो आप लोगों के पास जब इसका आंसर निकल आता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, कहता है कि 1 मोल पर DM³ है।
किसका है? NH4OH का। और ये कितने परसेंट डिसोसिएटेड है? कहता है कि हमारे पास 1% डिसोसिएटेड है। मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि डिसोसिएशन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आंसर क्या आ रहा है। खुद ही सॉल्व करें अपने पास और मुझे एग्जैक्ट आंसर बताएं, फिर मैं भी इसे करता हूँ यहाँ पे। लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के पास डिसोसिएशन, सिर्फ डिसोसिएशन को सॉल्व करने के बाद। 0.01। जी, यहाँ पे देखें हम लोग क्या करेंगे, 1% गिवन है तो 1/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय गिवन कंसंट्रेशन भी 1 है तो 1/100 आ जाएगा। तो आप इसे 1/100 10⁻⁻² लिख लें या 0.01 लिख लें, दोनों ही ठीक है, जिस तरह से आपका दिल करते हैं आप लोग उसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास डिसोसिएशन को सोल्व करने के बाद आ जाता है। नेक्स्ट वही स्टेप हम लोग करेंगे कि जो आपको गिवन कंपाउंड होता है हम लोग उसको डिसोसिएट करते हैं। हमारे पास NH4OH है, इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे। अच्छा बच्चे ना यहाँ पे पजल होते हैं। पजल किस तरह से होते हैं? बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास NH जो है वो हमारे पास कैटाइन होगा और OH जो है वो हमारे पास एनाइन होगा, और ये जो 4 है ये हमारे पास अलग से सब्सक्रिप्ट होगा NH का। बच्चे इसके लिए मतलब कोई शॉर्टकट वगैरह तो नहीं होते, लेकिन ये है कि आप लोगों को सिंपल आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास मतलब ये जनरल इंफॉर्मेशन ना कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से कैटाइंस हैं कौन से एनाइन। बेसिकली NH4 जो है आप लोगों के टॉपिक नहीं है, मोलेकुलर आयन हमारे पास सिलेबस के अंदर ALP सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज पहले यूनिट में एक टॉपिक है मोलेकुलर आयन का, वहाँ पे हमें ये आयन पढ़ाया जाता है कि हमारे पास जो NH4 है ये इटसेल्फ एक कैटाइन होता है और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से ये जो हाइड्रोक्सिल है ये पूरे का पूरा एक एनाइन है और इसके ऊपर जो है वो हमें नेगेटिव चार्ज है वो देखने को मिल रहा होता है। मीन टू से NH4 एक अलग से आयन है और OH जो है वो अलग से आयन है और इनके जो सब्सक्रिप्ट हैं वो 1 1 के इक्वल हैं। मीन टू से हमारे पास NH4 पॉजिटिव भी 1 बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन भी 1 बन रहा है, तो इनके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होंगे वो भी हमारे पास -1 या +1 के जो है वो हमारे पास इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास इनको सोल्व करने के बाद आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखें कि NH4OH जो है वो हमारे पास 10⁻⁻² था। शुरू में ये 0 0 थे, बाद में जब डिसोसिएट हो जाते हैं तो अच्छा अब यहाँ पे भी देखें मैं 1 को नहीं पुट कर रहा, मैं किसको पुट कर रहा हूँ, मैं 10⁻⁻² को, क्योंकि मैंने आपको बताया वही पुट करनी है जो आप लोगों ने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिखी हैं। तो NH4 पॉजिटिव भी 10⁻⁻² होगा और OH नेगेटिव भी 10⁻⁻² होगा। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या है वो हमारे पास इक्वल आ जाती है 10⁻⁻² के। फिर आप लोग लिखेंगे बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻²। वही रूल है कि -2 को उठा के आपने लॉग से पहले लेके जाना है, तो नेगेटिव इंटू -2 log ऑफ 10, ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास POH के इक्वल आ जाएगा। तो जो POH है वो आपके पास इक्वल आ जाएगी किस चीज के, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 2, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 ही होती है तो POH की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। कैलकुलेट क्या करनी है, pH कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल फार्मूला लिखेंगे कि pH प्लस POH जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 14 के, और अगर आपने बतानी है यहाँ पे pH तो वो 14 - 2 आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगी 12 के। इज इट क्लियर? जी। तो ये जो है हमारे पास सिंपल pH कैलकुलेशन वाले जो है वो न्यूमेरिकल हो जाते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट में से वो हम लोग करते हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, 2 नहीं मतलब टोटल 5 एग्जांपल्स हैं हमारे सिलेबस में जो आप लोगों ने करनी है। पहली 3 जो है वो केसी एक्सप्रेशन वाले ही हैं, उसके अंदर एसएचएस कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी कि केसी का एक्सप्रेशन किस तरह से लिखने हैं, यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं और वॉल्यूम फैक्टर, उसी की बेस के ऊपर 3 न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स के अंदर वो खुद ही करने हैं। उसके अंदर कॉन्सेप्ट कोई नहीं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को केसी एक्सप्रेशन लिखने में बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और जो क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों अब हम लोग ये जो 4 न्यूमेरिकल्स हम लोग इनको करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। पहले जब ALP सिलेबस नहीं होता था तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 पूछी जाती थी, और अगर एक्सरसाइज में से आता था तो हमें 24 और 25 नंबर जो क्वेश्चन है ये आते थे। लेकिन अब चूंकि 24 25 सिलेबस में नहीं है तो 2 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट बचते हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन मतलब इस दफ़ा मैंने सेकेंड ईयर के पेपर भी देखे हैं और मैंने 10th क्लास के भी पेपर देते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड से जो क्वेश्चन है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि बजाय इस चीज़ के कि वहाँ पे जाके आप लोगों को कोई मसला बने, आप लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 3 देख के जानी है। आसान ही है, कोई उसके अंदर मुश्किल नहीं है।
जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी आप लोगों को बता दी हैं कि ये केस एक्सप्रेशन किस तरह से लिखने हैं, उसी तरह से न्यूमेरिकल है, तो आप लोगों ने उन्हें जो है वो सॉल्व कर लेना है। अदर एनी हम लोग अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे पहले आप लोग एग्जांपल नंबर 5 खोल लें। एग्जांपल नंबर 4 हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ टैली करें, इस वजह से हम लोग इसको पहले करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को देखेंगे और उसको खत्म करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। जब भी न्यूमेरिकल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वही मैथमेटिक्स का आप मैथमेटिक्स कह रहा हूँ, आप लोगों ने फिजिक्स वाला कि आप लोगों ने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना होता है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देंगे गिवन डाटा की, आप लोगों ने अच्छी अच्छी करके लिख देनी है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेपर के अंदर, इस चीज़ का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, होगा भी, आई होप सो। यहाँ पे देखें गिवन डाटा क्या है, कहता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर। पीएच आपने कैलकुलेट करनी है, इन विच 0.11 मोलर CH3COONA एंड 0.09 मोलर एसिटिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे एसिटिक एसिड गिवन CH3COOH कितना है, कहता है 0.09। और दूसरी चीज है हमारे पास CH3COONA, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट की। वैसे आप लोग बुक्स के ऊपर लिख लें, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो 0.11 मोलर है। अच्छा जी, ये हमारे पास बुक के ऊपर ही उसने लिखा है कि ये एसिटिक एसिड है, इससे ही हमें पता लग गया कि ये किस चीज़ की कंसंट्रेशन है, ये हमें एसिड की कंसंट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा नहीं कि ये साल्ट है, हमें खुद से आइडिया होना चाहिए कि ये साल्ट है। हमें कैसे पता लगता है कि साल्ट होता है? आप लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 में कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स को पढ़ेंगे, वहां पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। यानी मैं आपको यहीं पे बताता हूँ थोड़ा सा कि अगर तो आपके पास एसिड है ना, लाइक यहाँ पे CH3COOH है, आप इसके सिंपली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी भी मेटल के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। अगर मैं इसको पोटाशियम के साथ रिप्लेस कर देता तो ये मेरे पास पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कहलाता। मतलब जिस भी चीज के साथ आप लोग इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास उसका साल्ट कहलाता है। साल्ट कब बनेगा? अगर आप एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na या कोई भी मेटल अटैच कर देंगे तो ये आपके पास साल्ट है। यहाँ पे Na जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कौन सी चीज है, ये हमारे पास साल्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये आपके पास गिवन कंसंट्रेशन है। फिर कहता है कि Ka4CH3COOH जो है वो आप लोगों के पास है 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा बच्चे, ये के की वैल्यू जो है वो आपने जुबानी याद कर लेनी, क्योंकि जो एग्जांपल नंबर 4 है ना, वो भी एसिटिक एसिड के हिसाब से ही है, लेकिन वहां पे उसने हमें के की वैल्यू नहीं दी हुई। तो आपको ये जो के की वैल्यू है ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए कि के जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.85 इंटू 10⁻⁵ पे, जो है वो हमारे पास इक्वल होता है। तो हम लोगों ने ये सबसे पहले सारी की सारी चीजें लिख ली। नेक्स्ट अब टू फाइंड लिखना होता है कि हमने फाइंड कौन सी चीज करनी है। तो टू फाइंड जो है वो हमारे पास पीएच आ जाती है, तो हम लोग यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो लिख लिया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कि फार्मूला हम लोग यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी कि पीएच इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। अच्छा, बुक के ऊपर गलती लिखा है कि उसने लिखा है साल्ट ओवर बेस, इसको साल्ट ओवर एसिड करें, रिप्लेस कर लें। ये हमारे पास होता है पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड, जो है वो हमारे पास फार्मूला ही होता है। बुक के ऊपर उसने बेस लिखा है, बेस को कट करके जो है वो आप लोग एसिड लिखें। तो ये जो है अच्छा, ये हमारे पास पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट देखें, अब आपने ये देखना है कि इस फार्मूला के मुताबिक, मतलब यहाँ पे पहले एडिंग देंगे सोल्यूशन की, फिर आपने देखना है कि क्या आपके पास ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। लाइक PK आपको चाहिए तो Ka गिवन है, आप लोग अगर इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो PK आ जाएगा। साल्ट की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है और एसिड की कंसंट्रेशन भी गिवन है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। पीएच इज इक्वल टू PKa, पी से क्या मुराद होता है, नेगेटिव लॉग। किसका नेगेटिव लॉग लेना है, Ka का। K की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 1.85 इंटू 10⁻⁵ है। सिंपली ये हमने पुट किया, प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, वो कितनी है, वो 0.11 है, डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.09। अच्छा, सबसे पहले नेगेटिव लॉग लें 1.85 इंटू 10⁻⁵ का। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग खुद से इसे सोल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर आता है।
4.74। तो ये जो है वो 4.74 आ जाएगा प्लस log ऑफ, इसे सॉल्व करें 0.11 डिवाइडेड बाय 0.09। 0.087। 0 पॉइंट सर वो लोग लेके आ रहा है, मतलब टोटल आ रहा है इसका 0.087। चलें वो स्टेप पेपर में आप लोगों ने इजाफी कर लेना है, अदरवाइज यहीं पे हमारे पास जब वो 0.087 आ जाएगा तो 4.74 प्लस 0.087 ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। पीएच इसकी जो है वो 4.83 जो है वो आप लोगों के पास इसकी पीएच जो है वो निकल आती है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें गिवन है, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आप लोगों ने आंसर निकाल देना है। तो इस तरह से आप लोगों के पास इसकी जो पीएच है वो निकल आएगी। इज इट क्लियर? जी जी सर। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वो खोलें जल्दी से। तो वो भी सेम इसी तरह से है, उसके अंदर सिर्फ एक स्टेप जो है वो हमें इजाफी करना पड़ेगा, अदरवाइज सारे का सारा जो है वो सेम ही है। मैं अब वो सारे के सारे स्टेप नहीं लिख रहा कि हमें ये गिवन डाटा, वो आप लोगों ने पेपर के अंदर जो है वो उसी हिसाब से करनी है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा में हेडिंग नहीं दे रहा, जो आप लोगों को चीजें गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ। कहता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आपको उसने फार्मूला गिवन है C6H5। बच्चे नजर आ रही है राइटिंग इसकी? मार्कर खत्म हो गई बेसिकली। जी सर, आ रहा है नजर। बस ठीक है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसकी हमें Ka की वैल्यू गिवन है और क्या वैल्यू दे रहा है, कहता है 6.4 इंटू 10⁻⁻5 जो है वो हमारे पास Ka की वैल्यू जो है वो मौजूद है। कहते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब आपने पीएच कैलकुलेट करनी है, पीएच आपने 2 फाइंड के अंदर लिखना है। कंटेनिंग 7.2 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का फार्मूला देख लें C6H5COO Na। अच्छा, आपने जब सोडियम देखा ना, मतलब सोडियम से ही आपको इंडिकेट हो जाना चाहिए कि आपके पास बेसिकली 60 के बारे में चीज है वो दी हुई है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि 60 की आपको मैथ दिया है। बच्चे यही एक हमारे पास इजाफी स्टेप होगा यहाँ पे, उसने हमें उसका मैथ दे दिया 7.2 ग्राम जो है वो इसका मैथ दिया है, डिजोल्व इन 1 dm³। ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये मैथ है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि इन 0.02 मोल पर dm³ बेंजोइक एसिड, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर dm³ होता है। आप यूनिट को देख के भी बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज हमें दी हुई है। तो बेंजोइक एसिड जो है C6H5COOH, इसकी हमें उसने कंसंट्रेशन ही दी है और वो कितनी दे रहा है, वो कहता है वो हमारे पास है 0.02 मोल पर dm³। अब आपने नेक्स्ट सारे के सारा करना होता है, लाइक आपने 2 फाइंड के अंदर लिखना है कि आपने पीएच कैलकुलेट करनी है। आपके पास फार्मूला क्या है कि पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड। हमें Ka चाहिए वो हमारे पास मौजूद है, हमें एसिड की कंसंट्रेशन चाहिए वो हमारे पास मौजूद है, हमें साल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए लेकिन हमारे पास साल्ट का मैथ गिवन है, हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो नहीं पता हमें। उसके लिए साल्ट की कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी मौजूद है, उसने हमें 1 dm³ दिया हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ के। तो यहाँ पे मैं गिवन मैथ हमारे पास कितना है, वो 7.2 ग्राम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7.2 डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। मोलर मैथ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, क्या है C6 है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को सोडियम बेंजोएट को वैसे ही फार्मूला पता होना चाहिए, C6H5COO Na। मतलब ये देखें बेंजोइक एसिड था, आपने सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na लगाया तो आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड जो है वो बन जाता है, सोडियम बेंजोएट जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे देखें 6 कार्बन ये है और 7वां कार्बन ये है, तो 7 कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 7 हमारे पास आ जाता है 84 प्लस 5 हाइड्रोजन है तो वो हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 आ जाएगा, प्लस सोडियम, सोडियम का 23 होता है, तो 23 और 5 28, 28 और 32 60, 60 प्लस 84, ये आप लोगों के पास 144 राउंड अबाउट
तो 7.2 डिवाइडेड बाय 144 करें, इसका आंसर देखें क्या आता है। सर 0.05 आएगा। तो ये हमारे पास 0.05 क्या आया है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। हमने नंबर ऑफ मोल्स को पुट करना है इस फार्मूला के अंदर। तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल 0.05, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 1, तो कंसंट्रेशन भी आपके पास 0.05 ही आ जाएगी। मतलब अब आपको जो कंसंट्रेशन चाहिए थे वो भी पता लग गया। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। पीएच इज इक्वल टू पी के ए, पी की जगह पे आप लोग नेगेटिव लॉग लिखेंगे, के ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻5, वो आप लोगों ने पुट की, प्लस लॉग सार की कंसंट्रेशन अभी हमने फाइंड की, वो कितनी आई, वो हमारे पास 0.05 आई, डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, वो हमारे पास 0.02 है, वो हम लोगों ने पुट कर ली। नेगेटिव लॉग लेके बताएं इसका क्या आ रहा है, 6.4 इंटू 10⁻⁻5 का। सर 4.19। ये आपके पास आ गया 4 नेगेटिव लॉग ही लिया है ना, जी सर। प्लस लॉग, लॉग इसका लें 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02। 0.39। सॉल्व करने के बाद आया 0.39, मतलब जी लॉग सर, लेने के बाद या ये टोटल इनका आंसर ही आ रहा है लोग लेके भी। ये आ गया 0.39, तो 4.19 प्लस 0.39 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.58। तो ये आप लोगों के पास जो है वो इसकी पीएच निकल आती है, यही आपके पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखें, इसका जो बी पार्ट है वो भी सिंपल है। कहता है कि अ बफर सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर CH3COON। मुझे ये बताएं, ये जो CH3COON है ये हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन है, साल्ट की या एसिड की? CH3COON ने ये सॉल्ट की है। ये साल्ट है, कैसे पता लगा कि इसके अंदर सोडियम मौजूद है? तो ये हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर आ गई। उसके बाद एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, वो हमारे पास 0.5 है, CH3COOH, ये आ गया 0.5 मोलर। फिर कहता है कि कैलकुलेट पीएच, इसकी कैलकुलेट कर लें। पी के ए की वैल्यू दे दी, अब वो के की वैल्यू भी नहीं दे रहा, सीधी पी के की वैल्यू दे दी हमें 4.74। ये मजीद आसान हो गया कि पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। तो पी के की वैल्यू हमें 4.74 गिवन है, प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.2 है, एसिड की कंसंट्रेशन 0.5 है। इसे सोल्व करेंगे आंसर आता है लोग 0.4। नहीं पूरे को सोल्व करें ना, लॉग इसका आंसर क्या आ रहा है, लॉग 0.2 बाय 0.5। मिनट सर मैं सॉल्व करती हूँ। माइनस 0.3979 -0.39। 3979 माइनस 0.3979, 79 मतलब राउंड ऑफ करके ये 0.40 ही आ जाएगा। तो 4.74 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.40। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4.74 माइनस 0.40, ये आपके पास जो आंसर है वो 4.34 आ जाएगा। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना वो आपके पास सोल्व हो चुका है। फिर नेक्स्ट कहता है हाउ द वैल्यूज ऑफ पीएच विल चेंज। अब दो स्टेप हमने यहाँ पे मजीद करने, कहता है हाउ द वैल्यूज ऑफ पीएच विल चेंज।
अगर आप 0.1 मोलर ऑफ NaOH को ऐड करते हैं, बच्चे यहाँ पे याद रखें हमने NaOH को ऐड किया, जब NaOH को ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होकर Na पॉजिटिव बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। हमारे पास दो चीजें हैं, एक एसिटिक एसिड है CH3COOH और दूसरी तरफ हमारे पास था एसिटेट आयन CH3COONA। अब मुझे ये बताएं Na पॉजिटिव किसके अंदर मौजूद है, साल्ट में या एसिड में? सॉल्ट में। पहले हम लोग लिखेंगे कि इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी। एसिड की कंसंट्रेशन थी हमारे पास 0.5 और जो हमारे पास साल्ट था उसकी कंसंट्रेशन थी 0.2। हमने कहा कि हमने 0.1 मोलर NaOH ऐड किया। जब 0.1 मोलर NaOH ऐड करेंगे ये डिसोसिएट होकर Na पॉजिटिव बनाएगा। Na पॉजिटिव बना रहा है मतलब ये साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। जितना आपने यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH को ऐड किया है तो आप लोग यहाँ पे करेंगे कि 0.2 प्लस 0.1, अब आपके पास जो नई कंसंट्रेशन आ जाएगी साल्ट की वो 0.3 हो जाएगी। जब आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना तो ऑटोमेटिकली एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, तो इसको आप माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.1 तो इसकी जो नई कंसंट्रेशन है वो 0.4 आ जाएगी। तो अगेन वही स्टेप के pH इज इक्वल टू पी के ए की वैल्यू 4.74 है प्लस log साल्ट ओवर एसिड। साल्ट की अब कंसंट्रेशन क्या है वो 0.3 है, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है 0.4, log 0.3 बाय 0.4 देखें क्या आंसर आ रहा है। माइनस 0.5। माइनस क्या आ रहा है 0.12। 0.12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 0.12, तो ये जो आपके पास आंसर है वो 4.62 आ जाएगा। तो जो दूसरा आंसर है ये भी आप लोगों के पास निकल आया। फिर नेक्स्ट कहता है कि आपने 0.1 मोल ऑफ HCl ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें HCl को ऐड किया, डिसोसिएट कर दें, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव एसिड में मौजूद होता है। तो एसिड पहले कितना था वो 0.5 था, इसके अंदर 0.1 ऐड कर देंगे, मतलब अब जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो 0.6 हो जाएगी। और जो दूसरी तरफ आपके पास साल्ट था वो पहले 0.2 था लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली कम होगा तो ये 0.1 माइनस कर देंगे तो ये 0.1 रह जाएगा। तो वही फार्मूला है कि pH इज इक्वल टू पी के ए कितनी है वो 4.74 है प्लस log साल्ट ओवर एसिड। साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है वो 0.1 है और जो एसिड है वो 0.6 है। इसे सॉल्व करें log 0.1 बाय 0.6 को, माइनस 0.778। माइनस 0.778 या फिर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये 0.78 हो जाएगा। तो 4.74 माइनस 0.78 तो ये आप लोगों के पास 3.96 है, वो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये वाला न्यूमेरिकल है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 4, थोड़ी सी समझने वाली है। इसका हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें पूछी हुई हैं। अब देखें कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने जनाब कैलकुलेट करनी है यहाँ पे परसेंटेज आयनाइजेशन। अच्छा मेरी अभी आवाज सही आ रही है? जी सर। चलें ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें कहता है कि 0.1 मोल ऑफ इट हैज बीन डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दे दी गई और वो कितनी है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, मतलब यही आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि आपको के ए की वैल्यू सिंपल जो है वो याद होनी चाहिए कि के ए की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे एसिटिक एसिड की आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, वो सोल्यूशन के अंदर दे रहा है, तो आपको यहाँ पे वैसे ही के ए की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.85 इंटू 10⁻⁻5 आपका इसके साथ जो है वो वास्ता पड़ने वाला है। फिर क्या पूछा है, परसेंटेज आयनाइजेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लोग इसका फार्मूला लिखेंगे परसेंटेज आयनाइजेशन का, इसी से पिछले पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर अमाउंट ऑफ एसिड अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे एसिड अवेलेबल ही लिख रहा हूँ जो कि आपको उसने 0.1 दी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय 100 आप लोगों ने करना होता है जब भी आप लोगों ने इसकी परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पे हमें एसिड अवेलेबल तो है हमारे पास 0.1 मोलर, लेकिन हमारे पास ये नहीं पता कि हमारे पास अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज जो है वो हमारे पास क्या है। तो हमने सबसे पहले अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज जो है वो कैलकुलेट करनी है।
इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन हम लोग चूंकि पेपर देना लॉन्ग क्वेश्चन है, वहाँ पे तो पूरे के पूरे स्टेप्स आएंगे। मैं आपको एट द एंड इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। यानी हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं कि हमारे पास हम लोग इसकी कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, कि जब हम लोग एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल के अंदर आता है, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो हमारे पास डिसोसिएट नहीं होता। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास CH3 COO नेगेटिव बनाता है, प्लस H पॉजिटिव जो है वो हमारे पास बना रहा होता है। जब टाइम t इक्वल टू 0 हो तो इसकी कंसंट्रेशन शुरू में हमारे पास थी 0.1, इसकी कंसंट्रेशन भी 0, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी 0। लेकिन जब टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम आता है तो हाइड्रोजन आयन के भी x मोल्स बन गए, इसके भी x मोल्स बन गए, और इसके 0.1 माइनस x जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बुक के ऊपर एक लाइन लिखी है, कहता है 0.1 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। इससे जो मैंने आपको शुरू में बात बताई ना कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, मतलब कि बहुत ही कम डिसोसिएट हुआ है। बहुत ही कम डिसोसिएट होने से मुराद ये है कि एक्स की वैल्यूज बहुत ही ज्यादा कम है। जब एक्स की वैल्यूज कम है तो 0.1 माइनस एक्स कहता है कि इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख लेंगे कि हमारे पास 0.1 के ही इक्वल है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी बात उसने क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही कम आयनाइज होता है। जब कम आयनाइज होगा तो एक्स कम होगा, जब एक्स की वैल्यू कम होगी तो 0.1 में से उसको माइनस करें या ना करें, हमारे पास हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं, तो मतलब ये 0.1 के ही हम लोग जो है इसको इक्वल लिख लेते हैं। फिर हम लोग आगे लिखेंगे केसी के एक्सप्रेशन, मतलब प्रोडक्ट क्या है वो हमारे पास CH3 COO नेगेटिव एक हमारे पास प्रोडक्ट है, और दूसरा हमारे पास H पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय CH3 COOH आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्योंकि एसिड है तो हम लोग यहाँ पे Ka पुट करे होंगे, तो Ka की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.85 इंटू 10⁻⁵ CH3 COOH उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी है वो 0.1 है। CH3 COOH की कंसंट्रेशन x है, तो हम लोग इसकी जगह पे भी x पुट कर देंगे। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी x है, इसकी जगह पे भी x पुट कर देंगे। तो ये 10⁻⁻5 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁻⁻6 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही चाहिए जो कि x के इक्वल है। मतलब आप लोग दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेने के बाद x है 1.85 का जो अंडर रूट होगा वो 1.3 के इक्वल आ जाएगा, और 10⁻⁻6 का अंडर रूट। वहाँ पे आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1.3 इंटू 10⁻⁻3, मतलब जो अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड है ना ये हमारे पास आ गई 1.3 इंटू 10⁻⁻3 के इक्वल। सिंपली वैल्यूज पुट करें, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड आ गई 1.3 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय एसिड अवेलेबल कितना था वो हमारे पास था 0.1, वो हम लोगों ने पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। अच्छा, ये 0.1 को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो ये 1.3 इंटू 10⁻⁻3, 100 को जब लिखेंगे तो 10⁻2 लिख सकते हैं, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो 1.3 इंटू 10⁻³ +3 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो पीछे आंसर बचेगा वो 1.3 जो है वो आपके पास आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो आ जाते हैं। जो मैंने आपको बात की थी कि मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, तो शॉर्टकट इसका अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड का ये होता है बच्चे, MD-CAT के अंदर ये चीज़ें काम आएंगी कि जो अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड होता है वो इक्वल होता है √Ka मल्टीप्लाइड बाय अवेलेबल एसिड। इसको हम लोग जो है वो HA के साथ लिख देते हैं या फिर सिंपल एसिड अवेलेबल लिखते हैं। Ka की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 1.85 इंटू 10⁻⁻5 थी। HA की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 0.1 है। तो सिंपली आपने यहाँ पे 1.85 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 या फिर 1.85 इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट लेना है, तो ये भी आपके पास 1.3 इंटू 10⁻³ ही आ जाएगा। जो आपने इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद आंसर निकाला, आप सिंपली ये फार्मूला लगा के भी अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज्ड की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के पास 1.3% जो है वो आप लोगों के पास आंसर निकल आएगा। अब परसेंटेज आयनाइजेशन का यूनिट कोई नहीं होता, हमने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं पुट किया। अदरवाइज अगर आपको जो भी चीज़ पूछता है तो अगर उसके यूनिट्स हों तो लाजमी तौर पर लिखें, अदरवाइज आप लोगों का आधा नंबर जो है वो कट जाता है। ये चीज़ें जो है आप लोगों को पता नहीं चाहिए। तो यहाँ तक हमारे